हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर किस तरह से बना। फ्रेंड्स, एक बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल थियरी है कि ब्रह्मांड में पहले बिग बैंग हुआ और उसके बाद हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंशन करने लगा। एक्चुअली में उससे पहले मतलब एडविन हबल से पहले ये माना जाता था कि ब्रह्मांड स्टडी स्टेट है, मतलब ठीक है, कुछ तारे हैं वगैरह वगैरह, बस उसके बाद हमारा प्लेनेट है, वो सूर्य के चक्कर काटता रहता है और इसी तरह से संसार शुरू हुआ था और इसी तरह से संसार चलता रहेगा अनंत काल तक, शायद, या पर हो सकता है कभी खत्म भी हो जाए। लेकिन एडवर्ड हबल की डिस्कवरीज ने बहुत चीजों को बदला। उस समय तक ये माना जाता था कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारा गैलेक्सी बार है, मतलब हम ये मानते थे कि कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ स्टार्स हमेशा चलती रहेंगी इसी तरह से, और शायद जो तारे बहुत दूर हैं वो हमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन एडविन हबल की डिस्कवरी ने बहुत कुछ बदला। उस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज ने बहुत तेजी से चीजें बदली। पता लगा कि तारों का एक झुंड, एक चंक ब्रह्मांड के एक कोने में, मतलब हमारी गैलेक्सी से एटलीस्ट थोड़ा दूरी पर है। यानी कि एक नया टर्म उस समय बनाया गया कि गैलेक्सी। और धीरे धीरे इसी तरह से और खोजें होती रही, तो पता लगा कि भैया एक गैलेक्सी हमारी है और इस तरह से पता नहीं कितनी गैलेक्सी है। चलिए, यहाँ तक भी ठीक था। एडविन हबल ने एक डिस्कवरी और की, जिसे हबल्स लॉ भी कहा जाता है। हबल्स लॉ में ये देखा गया कि जो गैलेक्सीज हमसे जितना दूर है वो उतना तेजी से हमसे और स्पीड से दूर होती जा रही है। यानी कि उस समय एक हबल्स लॉ डिस्कवर हुआ कि जिस जो कोई गैलेक्सी जितना दूर है वो उतनी तेजी से हमसे दूर जाती रहेगी। तो इसी बात को आधार बनाकर जॉर्ज लिमेत्रे ने कहा कि अगर ये गैलेक्सीज आज हमसे दूर जा रही हैं तो अतीत में कभी ना कभी, अगर हम बैकवर्ड इन टाइम यूनिवर्स को प्ले करने की कोशिश करें, तो अतीत में जैसे पीछे हटेंगी तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट के साथ शुरू होंगी। यानी कि उन्होंने पहली बार, नॉट एग्जैक्टली पहली बार, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में पहली बार कह सकते हैं कि यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग, इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया साइंटिफिक टर्म्स में। अदरवाइज रिलीजियस फिलोसफीज में तो ये टर्म पहले से चलती आ रही थी। खैर फ्रेंड्स, इस समय तक मोटा मोटी एक खाका तैयार हो चुका था ब्रह्मांड का कि एक बिग बैंग एक्सप्लोजन काइंड ऑफ अ थिंग हुआ यूनिवर्स में और स्पेस टाइम वो एक्सपेंड होता चला गया। उसके कुछ समय के बाद कुछ तारे बने और आगे जाकर गैलेक्सीज तैयार। लेकिन क्या ये थ्योरी अनचैलेंज रही? नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। फ्रेंड्स, इस थ्योरी को चैलेंज करने वाले थे फ्रेड होयल। उन्होंने इस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट किया, बल्कि बिग बैंग का वर्ड उन्होंने ही फ्रेम किया था। उन्होंने पहली बार बोला था ये बिग बैंग वर्ड। बीबीसी का एक इंटरव्यू चल रहा था रेडियो पर, उन्होंने वहां पर बिग बैंग वर्ड को यूज किया। उनका कॉन्सेप्ट था स्टडी स्टेट मॉडल का, और उन्होंने लिमित्री को काफी क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि वो शायद चर्च से आते थे, चर्च के पादरी थे। तो उन्होंने कहा था कि ये रिलीजियस आइडियोलॉजी को साइंस के ऊपर थोप रहे हैं। उनका था कि फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप ये बताएं कि भैया ये जो यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही हैं, तो फिर इसका क्या रीजन है? तो उनकी थियरी ये थी कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज एक्सपेंड करती है, जब एक लिमिट से ज़्यादा जाएंगी तो बीच में मैटर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, फिर दोबारा एक नई गैलेक्सी बन जाएगी। तो यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होने वाला, उनका ये कहना था। लेकिन 60 के दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज के बाद तो लगभग ये आर्गुमेंट खत्म ही हो गया। बिग बैंग थ्योरी को यूनिवर्सल थ्योरी मान लिया गया। बाद में एलन गुथ आए, उन्होंने इन्फ्लेशन थ्योरी दी। जब बिग बैंग हुआ तो हमारा यूनिवर्स काफी तेजी से एक्सपेंड हुआ, जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई थिंक सो। और उसके बाद उसके एक्सपेंशन की स्पीड थोड़ी कम हुई, और जब से कंटिन्यूसली कांस्टेंट एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंड कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ तक लगभग सब कुछ ठीक था। बीच में कुछ और थ्योरीज भी आई जिनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सारी गड़बड़ की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, JWST ने। जब से लॉन्च हुई है तब से हमारी बनाई थियरीज को ये चैलेंज करती आ रही है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज जो एक डिस्कवरी थी सन 2022, आई थिंक दिसंबर की थी। फ्रेंड्स, एक्चुअल में यूनिवर्स क्रिएशन को किस तरह से समझा गया कि बिग बैंग हुआ लगभग 13.8 बिलियन ईयर या अरब साल पहले। उसके काफी समय तक, मतलब पहले एक प्लाज्मा सूप माना गया कि मैटर्स पार्टिकल्स का एक प्लाज्मा पूरे स्पेस में भरा हुआ था। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो थोड़ा कूल डाउन भी हुआ। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन नहीं हो रहे थे, वे भागते जा रहे थे, इतनी एनर्जी के साथ सारा मटेरियल घूम रहा था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ तो वहां पर
एटम्स बनने शुरू हुए, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ। एटम पहली बार बने तो यूनिवर्स थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ, और ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स के होने के बाद जो आज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नजर आता है वो उसी समय का नजर आता है। उससे पहले क्या हुआ वो हम देख नहीं पाते। चलिए, एटम फॉर्मेशन हो गई, लेकिन इस सब प्रोसेस में लगभग शायद 4.25 लाख साल का समय निकल गया था। आज के टाइम के हिसाब से 4.25 लाख साल बाद ये काम हुआ था, कि जब विजिबल यूनिवर्स हो चुका था, एटम बन गए, और अब बनने थे स्टार्स। फ्रेंड्स, स्टार्स बनने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एटम बने हैं। फिर हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, फिर कंप्रेशन होगा, फिर जो भी होगा, फिर पहली बार वहाँ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा, और फिर स्टार बनेंगे। और इस सब प्रोसेस में लगभग 400 मिलियन ईयर्स का समय माना गया, कि हाँ 400 मिलियन ईयर्स के बाद पहली बार ब्रह्मांड में लाइट हुई। तो जो क्रिश्चियन फिलोसफी में है ना, लेट देयर बी अ लाइट, तो वो लेट देयर बी अ लाइट मोमेंट था यूनिवर्स का। लेकिन JWST ने इस सब को पूरी तरह से धराशायी किया। वो कैसे? फ्रेंड्स, JWST का एक प्रोग्राम है जिसे जेड्स कहते हैं, JWST एडवांस्ड डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे, मतलब एक तरह का सर्वे होता है वहाँ पर। फ्रेंड्स, सन 2022 दिसंबर की जो खोज थी वो थी Z13 गैलेक्सी को लेकर। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो पहली बार इतनी दूर की गैलेक्सी को देखा, और जो हमारी बनी बनाई थियरी थी वो एकदम से धराशायी हो गई। हम मान के चल रहे थे कि 400 मिलियन ईयर पहले पहली बार कोई स्टार बना होगा, और हमें वहां स्टार नहीं मिला, हमें पूरी पूरी गैलेक्सी मिली। कब? 290 मिलियन ईयर बाद, आफ्टर द बिग बैंग। यानी कि हमारी पूरी थियरी वहां गड़बड़ा गई। अब या तो हमारे डाटा में प्रॉब्लम है, या फिर हमारी जो पहले सोच थी उसमें प्रॉब्लम है। और खासकर अभी आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअल में अभी कुछ दिनों पहले ही दो और नई गैलेक्सीज ढूंढी गई हैं। फ्रेंड्स, Z13 और Z14, इन दोनों गैलेक्सीज की खोज ने हमारी जमी जमाई पूरी इतनी थियरी की सबका सत्यानाश कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये गैलेक्सीज हमें पहले क्यों नहीं नजर आई, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, इससे पहले जो सबसे एडवांस टेलीस्कोप स्पेस में हम नासा ने भेजा था, एक्चुअल में हम इंसानों ने जो भेजा था, फ्रेंड्स, उसकी अपनी लिमिटेशंस थी। JWST फार इंफ्रारेड लाइट को भी रीड आउट कर सकती है। अब Z13 की अगर हम बात करें, जो दिसंबर 2022 में डिस्कवर हुई थी, फ्रेंड्स, उसकी रेड शिफ्ट वैल्यू 13.2 है। अगर हम प्रॉपर वे में बात करें तो आज से 13.4 बिलियन ईयर्स ये पुरानी है। अब चूंकि हमारे साथ मतलब हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है, तो वहां पर एक्चुअल हमारा Z13 का डिस्टेंस है, फ्रेंड्स, वो 33 बिलियन लाइट ईयर्स का होगा। और अगर हम समय की बात करें तो ये 400 मिलियन ईयर वाला, मतलब लेट देयर बी लाइट मूवमेंट, जो 400 मिलियन ईयर आफ्टर द बिग बैंग हुआ था, ये उससे पहले में थी। लेकिन फिलहाल जो नई गैलेक्सीज मिली है, फ्रेंड्स, उन्होंने तो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Z14, फ्रेंड्स, ये दो गैलेक्सीज हमें वहां मिली है, और ये दोनों गैलेक्सी, वैसे Z14 का जो रेड शिफ्ट है वो 14.32 है, और जो दूसरी गैलेक्सी है उसका रेड शिफ्ट, फ्रेंड्स, 13.90। इतने हाईली रेड शिफ्टेड ये गैलेक्सीज है। अगर जो भी देख रहे हैं रेड शिफ्ट का मतलब, लेकिन किसी और वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये गैलेक्सी आफ्टर द बिग बैंग, जो हमने अपने बिग बैंग की टाइम लिमिट सेट की है कि 13.8 बिलियन ईयर्स हुआ होगा, तो उसके महज 290 मिलियन ईयर्स के बाद वहां पर वो गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है। हालांकि ये गैलेक्सी 1600 लाइट ईयर्स ब्रॉड है। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात वहां पर यह है कि उस गैलेक्सी के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि वहां पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इस बात को देखने के लिए जब एनालाइज किया गया, फ्रेंड्स, हाइड्रोजन, बट नेचुरल, क्योंकि आफ्टर बिग बैंग पहला एलिमेंट कोई बना था तो वो हाइड्रोजन था। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन भी है। अब ऑक्सीजन होने के लिए एक बात कंफर्म है कि वो गैलेक्सी, उस गैलेक्सी के अंदर सेकंड जनरेशन स्टार्स की मौजूदगी होना जरूरी है। अब ये सेकंड जनरेशन स्टार्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जब यूनिवर्स
पहली बार बना आफ्टर द बिग बैंग, जब बना से मतलब आफ्टर द बिग बैंग, जब उसकी फॉर्मेशन चल रही थी, तो हाइड्रोजन हमें वहाँ मूल तत्व के रूप में, मतलब बेसिक एलिमेंट के रूप में, बेसिक एटम के रूप में मौजूद था। लेकिन दूसरा कोई एटम प्रेजेंट था नहीं। हुआ क्या, कंडेंसेशन, मतलब ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे एक तारा बना, मतलब प्रेस हुआ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा, और वहाँ फ्यूजन रिएक्शन हुआ। फ्यूजन रिएक्शन होने में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देगा, हमें हीलियम देगा। और जब ये फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, हीलियम प्लस हीलियम हमें कार्बन देगा। और उसके बाद फर्दर हमें हायर एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। मतलब तारों को हम कह सकते हैं कि हायर एलिमेंट्स, अदर देन हायर का मतलब ये हाइड्रोजन से ज़्यादा वालों की बात कर रही है। हायर एलिमेंट्स की फैक्ट्री अगर कोई है तो वो तारे हैं। यानी कि एक गैलेक्सी बिग बैंग के 290 मिलियन ईयर्स के बाद मिलती है, जहां पर सेकंड जनरेशन स्टार यानी कि ऑक्सीजन उस गैलेक्सी के अंदर है। सेकंड जनरेशन स्टार के अंदर ही गैलेक्सी हायर एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है कि जो हमारी एस्टेब्लिश थियरीज हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिग बैंग नहीं था, वे एक्यूरेट नहीं है, उन्हें री एक्यूरेट करने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ थियरीज तो पहले से चल रही थी, स्पेशली फ्रेड होए की थ्योरी। फ्रेंड्स, फ्रेड होए कौन थे? वही फ्रेड होए जिन्होंने बिग बैंग वर्ड कॉइन किया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी वाले, कि जब यूनिवर्स एक्सपेंड होता तो बीच में से एक नई गैलेक्सी तैयार हो जाती है। ये थियरी जो वाकई में थियरी लग रही है, लेकिन ऐसा और बहुत कुछ हुआ है खोज के दौरान। साइंटिस्ट ने ऐसा बहुत कुछ खोजा है जिसे हम सही मायनों में कह सकते हैं कि शायद ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उसमें एक सबसे अच्छा मॉडल है साइक्लिक मॉडल। अब साइक्लिक मॉडल, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि साइक्लिक मॉडल क्या हो सकता है। जैसे एक थ्योरी ये मानी गई है कि यूनिवर्स पहले बिग बैंग हुआ, एक्सपेंशन हुआ, समहाउ डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, समहाउ किसी आगे जाकर हो सकता है ये वापस कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाए, और वापस कॉन्ट्रैक्ट होते होते एक बिग क्रंच में वापस हमारे यूनिवर्स समा जाए, और फिर दोबारा एक एक्सप्लोजन हो। मतलब रेगुलर एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन वहां पर होते रहेंगे हमारे यूनिवर्स। लेकिन इसमें अपनी तरह की प्रॉब्लम्स है। फ्रेंड्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। हम यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर एनट्रोपी यानी कि रैंडमनेस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी। अगर आप वापस कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो रैंडमनेस ठीक होने लगेगी, मतलब चीज़ें वापस ऑर्गेनाइज होने लगेंगी। यानी कि यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वोलेट होता है। तो इसलिए इस इक्वेशन में तो, इस साइक्लिक मॉडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन एक और मॉडल है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होने की जिसमें गुंजाइश है, स्टाइनहार्ड टोरुक मॉडल। फ्रेंड्स, अब इस मॉडल में क्या है, स्टाइनहार्ड टोरुक मॉडल का एक हाइपोथेसिस है कि हमारे यूनिवर्स, नॉट एग्जैक्टली यूनिवर्स, हम यूनिवर्स को तो छोटा कर दो और बड़े स्केल पर अगर हम चले जाएं, और भी ग्रैंड स्केल पर अपनी इमेजिनेशन को ले जाएं, तो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। तो इसे ब्रेन मॉडल बोलते हैं। ब्रेन कम्स फ्रॉम मेम्ब्रेन, BRANE। फ्रेंड्स, इस मॉडल में जब दो मेम्ब्रेन जो कि थ्री डायमेंशनल है, समहाउ उनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस है, और जब भी वे मेम्ब्रेन आपस में टकराती है तो वहां पर एक एक्सप्लोजन या बिग बैंग होता है। और रिपीटेडली ये मेम्ब्रेन्स आपस में टकराती रहती हैं, और बिग बैंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खैर फ्रेंड्स, एक्यूरेट मॉडल हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए शायद अब भी हमें बहुत समय लगेगा। लेकिन जितनी तेजी से चीजें बदलती जा रही हैं, बहुत जल्द हम शायद किसी एक परफेक्ट मॉडल तक पहुंच जाए, परफेक्ट या एक्यूरेट मॉडल तक हम यूनिवर्स के पहुंच पाए। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को आज की मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, रिकमेंडेशन, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।